Hi, this is class number 8 General Studies Revision. हम 11 टॉपिक्स पढ़ेंगे इन अराउंड 30 मिनट्स ऑफ टाइम। पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी के। पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के क्विक फैक्ट्स से। हु इज एम्पावर्ड टू एडमिट अ न्यू स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया? कोई एक नया राज्य बनाना है तो ये एम्पावर किसको किया गया है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर करता है स्पेशल अथॉरिटी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी है। एनफोर्स कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 32। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड रेमेडियल मेजर्स। फंडामेंटल राइट्स विच कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी लगा है तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का जो एनफोर्समेंट है वो सस्पेंडेड हो जाता है कि आप उससे रेमेडी नहीं ले सकते। बट आर्टिकल 2021 इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होते हैं। 20 एंड 21। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप चलती है। ये कॉन्सेप्ट बोरो हमने किया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, यूके। विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में डिस्क्राइब है पर्सन्स वॉलंटरी अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी एन इंडियन सिटीजन? आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आप किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लोगे इंडियन, आपका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। ये आर्टिकल 9 में लिखा है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट द प्रोविजन फॉर अक्यूजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप? हमारे यहाँ जो भी सिटीजनशिप रिलेटेड नियम कानून होते हैं ना, उसका सारा अधिकार पार्लियामेंट को है। ये चीज लिखा है आर्टिकल 11। राइट टू इक्वालिटी गारंटीड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी एज सच मेंशन नहीं है। राइट टू इक्वालिटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी मेंशन नहीं है। बाकी इनडायरेक्टली अपन आर्टिकल जो है डीपीएसपी के, उसमें अपन इसको इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। 39 बी एंड सी क्या होते हैं? आर्टिकल 10। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक फंडामेंटल राइट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 32। अब आप बताओ, क्या फंडामेंटल राइट के वायलेशन में आपको केवल सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा? क्या हाई कोर्ट से काम चल सकता है रिट्स इशू कराने में? और अगर चल सकता है तो उस आर्टिकल का नाम क्या है? हाई कोर्ट। एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड टू बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यस, दोनों में जा सकते हैं। आप आर्टिकल का नाम बताओ, हाई कोर्ट। बट देखो, हाई कोर्ट का रिट ऑल्दो ब्रॉडन भी हो सकता है, बट हाई कोर्ट बाध्य नहीं है आपकी बात मानने का। पर सुप्रीम कोर्ट है, वो आपकी बात मानेगा ही मानेगा अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन हुआ है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि रेमेडी आपको प्रोवाइड करना है। हाई कोर्ट के साथ ऐसा नहीं है। हु इज ऑथराइज द इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट? तो फंडामेंटल राइट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन है वो हमेशा लेजिस्लेचर के थ्रू ही आएगा, लेजिस्लेचर के थ्रू, जस्ट लाइक दैट रैंडम नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं पॉलिटी के। हमने पिछले एक्ट्स में 1858 तक पढ़ लिया था, आज अपन 1861 देखते हैं। ग्रेट रिवोल्ट हुआ 1857 का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला अब इंडियन का कोऑपरेशन जरूरी होगा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री में, हम एलियनेट नहीं कर सकते, इंडियंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा गवर्नमेंट में। इन पुर्सुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स एस्टेब्लिश करेगा, इनेक्ट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। 61 का, 92 का और 1909 का। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 61, 92 और 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट बनेगा 1861 में। ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। तो इसने सबसे पहले ये किया, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंडियंस को रूल करना है तो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो लॉ से हमको रूल कर रहे हैं उसमें इंडियंस रिप्रेजेंट होने चाहिए। तो प्रोवाइड किया, वाइस रॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर टू ऑफ हिज एक्सपैंडेड काउंसिल, मतलब कुछ लोगों को वाइस रॉय, जो पिछले अपन ने एक्ट में देखा था नया पोस्ट बना था वाइस रॉय, और उसका एक काउंसिल भी था। एक्सपैंडेड काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियंस अब आएंगे। तो मतलब स्टार्ट हो गया है, रिप्रेजेंटेशन हो गया है इंडियंस का लॉ मेकिंग प्रोसीजर में।
1862 में लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय थे, 3 इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। नाम याद रखने हैं, बनारस, पटियाला, सर दिनकर राव। ये वाइसरॉय की एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे। सेकेंड, हमने देखा था जब से 1773 आया, बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट बना दिया था कैलकाटा का, तो सेंट्रलाइजेशन बढ़ने लग गया था। अब डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा, जस्ट रिवर्सल होगा। तो इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी। रिवर्स कर दिया सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो स्टार्ट हुई थी 1773 से, जिसका क्लाइमेक्स 1833 में आया। अब रिवर्सल होगा और इसका क्लाइमेक्स, डिसेंट्रलाइजेशन का क्लाइमेक्स आएगा 1937। जो 1935 एक्ट पढ़ेंगे ना, इसमें बहुत डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। अब एस्टैब्लिशमेंट हुआ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, पंजाब में। तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो ये आगे होगा। वाइसरॉय को अब एम्पावर कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। तो मतलब वाइसरॉय ऐसे नियम बना सकता है कि काउंसिल बहुत आसानी से काम करे। आसानी से काम करने के लिए वर्क का बंटवारा करना पड़ेगा, इसी को बोला जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। इसमें क्या था, जो भी वाइसरॉय काउंसिल में एक मेंबर है उसको एक डिपार्टमेंट दे दिया। जैसे आज के टाइम पे होता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, होम मिनिस्टर अलग है, डिफेंस मिनिस्टर अलग है, फॉरेन अफेयर्स अलग है। तो ये पोर्टफोलियोज है। तो जैसे आज प्राइम मिनिस्टर अलोकेट करते हैं पोर्टफोलियो, उस टाइम पे वाइसरॉय ऐसे पोर्टफोलियो अलोकेट करने लग गया डिफरेंट मेंबर ऑफ काउंसिल को। वाइसरॉय इशू कर रहा था ऑर्डिनेंस, ORDI। एक ऑर्डिनेंस भी होता है, उसका मीनिंग क्या है, यूटेल। ये ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस। तो इसमें क्या हुआ कि वाइसरॉय को 123 जैसे आज है 213 प्रेसिडेंट गवर्नर, वाइसरॉय भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था इमरजेंसी सिचुएशन में, और इसकी वैलिडिटी होती थी 6 महीने। तो ये 5 बातें याद रखनी है 1861 की। 1861 पहला एक्ट है, 3 ऐसे एक्ट आएंगे 61, 92, 1909, और यहाँ ये 5 बातें याद रखनी है। पहला तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनारस, पटियाला, सर दिनकर राव इंक्लूड हुए। दूसरा, बॉम्बे मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर्स मिली, डिसेंट्रलाइजेशन, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनी, पोर्टफोलियो बना, और ऑर्डिनेंस आया, ओके। तो ये तो हो गया 1861 एक्ट। अब आगे अपन देखेंगे दिस 1892। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बंगाल को डिफीट किया, और मुगल्स भी डिफीट हो गए, अवध भी डिफीट हो गया। बक्सर और प्लासी हमने दोनों पढ़ लिया। अब मैसूर की बारी आती है। तो मैसूर के साथ 3-4 एंग्लो वॉर होगी। पहली एंग्लो मैसूर वॉर होगी 67-69, तो इधर ट्रीटी ऑफ मद्रास होगा, इसमें ब्रिटिशर्स थोड़ा डिफीट होंगे। सेकेंड होगी 79-84 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फिर होगी थर्ड 1992, और अभी आ गया है टीपू सुल्तान, और इससे पहले हैदर अली है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम होगा। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस करेक्ट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली फिर नेक्स्ट वॉर के सीड्स आ गए। 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होगी, और अब टीपू सुल्तान डिफीट हो जाएगा, मैसूर को कॉन्कर कर लेंगे ब्रिटिश फोर्सेस। तो दिस इज अबाउट मैसूर। सेकेंड जो बात है वो है दिस एंग्लो मराठा। एंग्लो मराठा स्टार्ट हुआ 1775 से। तो देखो, अपना बंगाल डिफीटेड, अवध डिफीटेड, मुगल्स डिफीटेड, अब हो गए मैसूर भी डिफीटेड। अब मराठा की बारी है। एंग्लो मराठा वॉर होगा 1775-82 में। ट्रीटी ऑफ सूरत होगा, पुरंदर होगा, सालबाई होगा 82 तक। ये सब चीज होगा फर्स्ट। एक्चुअली जो मराठा था भी, ये भी एक कॉन्फेडरेशन था, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कॉन्फेडरेशन था एक। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होगा, इसमें ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में। थर्ड इसके बाद होगा 1817-19 में, और इसमें मराठा डिफीट हो जाएंगे। तो अभी मराठा एम्पायर भी ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया। डिफीट क्यों हुआ मराठा का, लीडरशिप में प्रॉब्लम था, नेचर ऑफ स्टेट जैसे कॉन्फेडरेशन था ना लूजली, तो यहाँ पे चेक बैलेंस नहीं हो पा रहा था, इन फाइटिंग भी थी, पॉलिटिकल सेटअप लूजन था, बहुत लूजन था, मिलिट्री इस टाइम पे इतनी स्ट्रांग नहीं थी। एक्चुअली ब्रिटिशर्स की मिलिट्री काफी स्ट्रांग, डिसिप्लिन, मॉडर्न मिलिट्री थी, इंडियंस के पास उतना सुपीरियर मिलिट्री नहीं था। इकोनॉमिक पॉलिसी में डिफिकल्टी थी, इंग्लिश डिप्लोमेसी और एस्पियोनेज, जासूसी वगैरह ज्यादा था, प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक था।
सो दैट इज वाई इंडिया के जो जितने भी राजा महाराजा थे, एम्पायर्स थे, वन बाय वन ब्रिटिशर्स सबको डिफीट करेंगे। मैसूर हो गया, मराठा हो गया, अब सिंध होता है 1843 में लॉर्ड एलन बोरो के टाइम पे। फिर पंजाब होता है, पंजाब में उस टाइम पे राजा रंजीत सिंह थे। 1809 में पहली होती है ट्रीटी, फिर एंग्लो सिख वॉर होता है, सेकेंड होता है, और फिर फाइनली ब्रिटिश पैरामाउंसी होती है। अब ये जो टाइम आ गया ना 48-49 का, 1848-49, फिर डलहौजी आ जाएगा। ये टाइम ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंडियन एम्पायर्स को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिया। रिंग फेंस पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है वॉरेन हेस्टिंग की। सो यहाँ क्या होता है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा एम्पायर्स अब मर्ज होने लग गए ब्रिटिशर्स में। एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी आएगी, इसी से रिसेंटमेंट होगा, और फिर फाइनली 1857 आएगा, 1857, और फिर ब्रिटिशर्स की पॉलिसी चेंज होगी टुवर्ड्स दिस राजा महाराजा। अब ब्रिटिशर्स इनसे लड़ने के बजाय इन्हें अपना फ्रेंड बनाएंगे, एज अ बफर यूज करेंगे कि इंडियन जनता जो रिवोल्ट करे तो ये राजा महाराजा एज अ बफर बीच में काम करें। ओके, तो ये पॉलिसी आगे होगी। तो दीज आर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। अब हम देखते हैं कोरल के बारे में। कोरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपन ने मैनग्रोव भी देख लिया है। कोरल एक्चुअली एक लिविंग एनिमल है कोरल। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है जूजेंथली के साथ। जूजेंथली क्या है? एक एल्गे है। तो एक एनिमल है जिसका नाम कोरल, एल्गे का नाम है जूजेंथली। ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, प्लस प्लस दोनों को फायदा होगा। तो ये जो एल्गे होती है वो कोरल एक्चुअली पॉलिप होता है। तो होस्ट कोरल पॉलिप क्या करता है? एक कैल्शियम सिक्रेट करता है और उससे एक स्ट्रक्चर बना लेता है। पूरा एनिमल कैल्शियम सिक्रेट करता है और एक बहुत बड़ा ऐसे कोरल स्ट्रक्चर बना लेता है। तो मतलब एक घर बना लिया, मकान बना लिया। इस मकान में रहने आएगी जूजेंथली। सो द होस्ट कोरल पॉलिप जूजेंथली को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और जूजेंथली आके वहां पे स्टार्ट लिविंग। अब जूजेंथली यहाँ पे रहती है तो उससे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है, और इससे कोरल को कार्बन कंपाउंड्स, एनर्जी, कैल्सिफिकेशन, एलिमेंटल न्यूट्रिएंट फ्लक्स, ये सारी चीजें मिलेगा। सो द आइडिया इज जूजेंथली ने एनर्जी, फोटोसिंथेसिस, रिसोर्सेज दिए। कोरल जो है पॉलिप एनिमल, उसने स्ट्रक्चर, एक रेसिडेंस बना दिया। तो इन दोनों को फायदा हो गया, इसको रेसिडेंस मिल गया, इसको न्यूट्रिशन मिल गया। तो प्लस प्लस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये होती है कोरल। कोरल की और भी कंडीशन होती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो बात चल रही है, आईपीसीसी रिपोर्ट भी बोल रहा है, वो हो रहा है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग इसलिए हो रहा है बिकॉज जो कोरल रीफ है ना, ये इंडिकेटर है। अगर कोरल ब्लीचिंग हो रही है मतलब क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो जूजेंथली होती है ना, ये बड़ी कलरफुल होती है, बहुत ब्यूटीफुल कलर होता है। तो जूजेंथली होती है, कोरल रीफ कलरफुल लगती है। जूजेंथली अगर डेड हो जाएगी तो कोरल का कलर चला जाएगा, और उसी को बोलते हैं ब्लीच होना। ब्लीच, जैसे कपड़े धोते हैं, ब्लीचिंग मतलब कलर गॉन। सो दिस इज ब्लीचिंग, कोरल का कलर गॉन। हेल्दी कोरल ऐसी दिखेगी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, जूजेंथली, टिश्यूज भी हैं, ये दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, तो वो हेल्दी कोरल है। स्ट्रेस्ड कोरल क्या होगा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्ट्रेस होगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन। ब्लीच्ड कोरल क्या होगा? अब की बार जूजेंथली एल्गे स्टार्ट डाइंग, और इससे क्या होगा, कोरल का कलर चला जाएगा। जूजेंथली चली जाएगी तो पॉलिप को खाना मिलना बंद हो जाएगा, और पॉलिप भी मर जाएगा। तो इस तरीके से कोरल ब्लीचिंग होती है। कोरल ब्लीचिंग के रीजन है ओशन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीज्ड ओशन टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज के कारण कोरल ब्लीचिंग हो रही है। रन ऑफ एंड पॉल्यूशन, कोरल को पॉल्यूशन पसंद नहीं है, पॉल्यूशन होता है और एल्गे स्टार्ट डाइंग। ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट भी है, लो टाइड्स भी है। एक्चुअली कोरल को बहुत ज्यादा डेप्थ भी नहीं चाहिए, एक रीजनेबल डेप्थ होना चाहिए कि सनलाइट भी वहां पे मिल रहा है, ऐसी जगह पे कोरल ज्यादा बनती है। तो ये होता है कोरल ब्लीचिंग, और ये है जूजेंथली एंड पॉलिप, और ये कोरल ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशन में काम करती है। अगर अपन टेक्टोनिक्स की बात करें तो हमारी जो पूरी अर्थ है ये बहुत सारी प्लेट्स में है। प्लेट्स में एक पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आती है, फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने प्रपोज किया? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज किया? आंसर। अब प्लेट टेक्टोनिक में भी कुछ मेजर प्लेट्स होती हैं, कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं। मेजर प्लेट्स के बताइए नाम, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में और फर्दर देखेंगे, अपन अर्थ का इंटीरियर भी पढ़ने वाले हैं। अब देखो प्लेट्स जो होती है ना, ये कॉन्टिन्यूस मोशन में है। दो प्लेट अगर आमने सामने आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, से कन्वर्जेंट हो गया। एक प्लेट ऐसे आई, एक प्लेट ऐसी आई,
जो ज़्यादा डेंस होगी वो नीचे चली जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी एस्थेनोस्फेयर में। तो ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दो प्लेट अगर दूर जा रही है, जैसे सी ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग में होता है, तो वो हो जाती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट मतलब दूर जाना, कन्वर्जेंट मतलब पास आना, ट्रांसफॉर्म मतलब आमने सामने नहीं आ रही है, बस ऐसे ही वो साइड पास हो रहा है। तो दिस इज प्लेट 1, प्लेट 2। सी द डायरेक्शन, दिस इज गोइंग हियर, दिस इज गोइंग हियर। लैटरल हो रहा है, ये आमने सामने नहीं आ रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो प्लेट के 3 इंटरेक्शन होते हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अब पर्टिकुलरली इसमें अपन देखें तो क्या हो रहा है, जैसे ये प्लेट है, प्लेट अगर नीचे से सबडक्शन हो रहा है तो अर्थ के अंदर हीट है, बहुत ज्यादा हीट है, तो वो पिघलता है, मेंटल में जाता है और फिर एक कन्वेयर बेल्ट टाइप फैशन बन जाता है। इसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे डायग्राम से बताऊंगा। अभी अपन फैमिलियराइज हो जाते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स से कौन कौन से जो जियोमॉर्फोलॉजी के लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। जैसे एक वॉल्केनो है, ये ओशियनिक क्रस्ट है। अब जैसे जो प्लेट है ना, प्लेट भी ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट अलग होगी। ओशियनिक प्लेट से नीचे बॉटम में हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखेंगे ओशियनिक प्लेट जो है वो रिलेटिवली यंग है, बिकॉज इनका टाइम टू टाइम सबडक्शन हो रहा है और इस तरीके से नई प्लेट बन रही है, पुरानी प्लेट एंड हो रही है। तो ओशियनिक क्रस्ट, शील, लिथोस्फीयर, रिज, ट्रेंच, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इस तरीके से बनता है। प्राइमरली हमें ये याद रखना है डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ये चीज मैं नेक्स्ट इसमें और डिटेल में बताता हूँ, जो पूरी तरीके से प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट। अब जैसे इंडिया है, इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऐसे आ रही है। और इधर क्या है, इधर क्या है, यहाँ पर है दिस यूरोपियन प्लेट है, यूरोपियन प्लेट है। तो ये जो दोनों प्लेट आमने सामने आ रही है, एट टाइम सबडक्शन नहीं होता है। सबडक्शन एक्चुअली तब होता है जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट आ रही है ऐसे। यहाँ अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट ऐसे आ गई तो क्या होता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लग जाता है और जिसके कारण हिमालय बना है। ओके, तो ये होती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमें डाइवर्जेंट पता होना चाहिए, कन्वर्जेंट है और ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट में भी अगर ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल हो रहा है तो ओशियनिक प्लेट ऐसे सबडक्शन हो जाती है। ओके, अब अपन देखते हैं एक्सो प्लैनेट। साइंस एंड टेक में एक्सो प्लैनेट काफी न्यूज में है। एनी प्लैनेट बियॉन्ड अवर सोलर सिस्टम, एक्सो मतलब बाहर का, सोलर सिस्टम के बाहर है तो वो एक्सो प्लैनेट है। ऑल ऑफ द प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द सन। प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट अराउंड अदर स्टार्स आर कॉल्ड एक्सोप्लैनेट। हमारे सन का प्लैनेट नहीं है, हम टेलीस्कोप से इसको देखते हैं। नासा ने कैप्लर एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था टू लर्न अबाउट एक्सोप्लैनेट। ये बहुत सारी रेंज वैरायटी के हो सकते हैं, जैसे एक नेपच्यून रेंज का मिला है, एक सुपर अर्थ मिला है, एक गैस जाइंट मिला है, टेरेस्ट्रियल, ऐसे मिलते रहते हैं। अर्थ इज वन प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सन्स हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज है, सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं। ये सब है एक्सो प्लैनेट। कैप्लर मिशन इंपॉर्टेंट था, इसका काम था मिल्की वे जो है हमारी गैलेक्सी, उसमें और अर्थ साइज स्मॉलर प्लैनेट्स को देखना। हम एक्चुअली कोशिश ये भी कर रहे हैं, इन केस जैसे इंटरस्टेलर में हुआ, हमारी अर्थ इनहॉस्पिटेबल हो जाती है तो हमें दूसरा प्लैनेट ढूंढना पड़ेगा, हैबिटेबल जोन। अब एक टर्म है 2014 प्रीलिम्स में आया था, गॉलिट-लॉग जोन्स। Area around a star where rocky planet could have liquid water on the surface. Determine the fraction of stars that might have such planet around them. Actually Goldilocks जोन वो होते हैं, Goldilocks जोन वो होते हैं जहाँ पे हैबिटेबल होते हैं, वो हैबिटेबल जहाँ पे अर्थ लाइक चीजें वहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है। तो 2018 में ही ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट हुआ था, टेस। ये सक्सेसर है कैप्लर का। इसका काम था एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर करना। तो वाटर एक्सो प्लैनेट्स अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं जो बाहर किसी सोलर सिस्टम, किसी दूसरे सन का पार्ट है, एक्सो प्लैनेट। ऐसे एक्सो प्लैनेट्स मिले भी हैं। गॉलिड-लॉग जोन वो होता है जहाँ पे हैबिटेबल होता है, अर्थ लाइक, वहाँ पे लाइफ सर्वाइव हो सकती है। ओके, एक वीवीपैट बहुत न्यूज में है। वीवीपैट होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई अक्सर चार्ज लगता है कि ये टेम्पर हो गई है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर, इसमें चिप भी बर्न होता है, कोई एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का डिवाइस नहीं है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, इससे फीडबैक मिल जाता है। एक्चुअली आपने जो वोट डाला है तो एक प्रिंटेड फॉर्मेट में वो दिखाई देगा कि इसको वोट गया, तो कंफर्मेशन हो जाएगा सही जगह वोट गया है। वीवीपैट इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए होती है, ये वेरीफाई कर देती है कि वोट आपका करेक्ट जगह गया है। दैट इज वाई इसको ऑडिट बोला जाता है। ऑडिट पढ़ते हैं ना इकोनॉमी में, ऑडिट, इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट ऑडिट हो रहा है। ट्रेल है मतलब उसका पता चल रहा है कि सही जगह गया है।
इसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट वगैरह वहाँ पे रहता है। एक्चुअली ये ऐसे काम करता है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, ये फिजिकली कंफर्म करता है। एक स्लिप प्रिंट होके आती है, प्रिंटर प्रिंट करता है जिसमें लिखा होता है कि इस पर्सन को ये वोट गया है, कैंडिडेट का नेम वगैरह, आपने जो भी करस्पॉन्डिंग सिंबल दिया है। तो वीवीपैट में एक प्रिंटर लगा होता है और वो प्रिंटर प्रिंट कर देता है कि इस पर्सन को वोट गया है। इस तरीके से ये स्लिप निकलती है। तो इससे क्या होता है, एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि सही जगह पे हमारा वोट कास्ट हो गया है। ये चीज जरूरी होती है बिकॉज इससे क्या होता है, जो हमारी सैंक्टिटी है इलेक्शन की, उस पे स्टैंप लगता है कि दिस इज राइट, इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का राइट यूज है, टैंपर नहीं है। पोटेंशियल इलेक्शन फ्रॉड है वो इससे स्टॉप हो सकते हैं। ईवीएम मेल फंक्शन हो रही है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। ऑडिट इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट भी स्टोर करता है। तो एक एडिशनल बैरियर हो गया कि हम वोटर में किसी भी टाइप का कोई मेल फंक्शन नहीं हुआ है, वोटर में मेल प्रैक्टिस नहीं हुई है वोटिंग में। एक्यूरेसी आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर आता है। ईवीएम एंड वीवीपैट स्पीड अप भी करता है इलेक्शन प्रोसेस का। ये जो पूरा बात है ना ईवीएम का, इसमें जो हमें डायरेक्शन फॉलो करना है वो ये करना है कि ईवीएम इज गुड, ईवीएम्स अच्छी है, ओवरऑल इसने बहुत पेपर सेव हुआ, स्पीड अप हुई चीजें। और जो पहले टैंपरिंग, पोल बूथ वगैरह, जो बैलेट पेपर स्टील हो जाते थे, उससे इसने काफी हद तक सेफगार्ड किया है। इसकी काफी इंडिपेंडेंट जांच वगैरह भी हो चुकी है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के काफी स्टेटमेंट्स भी आए। दिस इज लाइक फुली इस पे ट्रस्ट वर्दी है। दिस इज वीवीपैट एंड ईवीएम सिस्टम। अब ये बात है दिस पेनिनसुला, हमने सीज ऑफ द वर्ड देखे हैं और ये सी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैपिंग से कुछ आएगा तो यहां से आना चाहिए, बहुत गुड चांसेस है। तो ये है ब्लैक सी, दिस इज ब्लैक सी। ब्लैक सी बॉस्पोरस स्ट्रेट से कनेक्टेड है सी ऑफ मारामारा, फिर डार्डेनल स्ट्रेट से ये फिर कनेक्टेड है एजियन, और फिर इधर मेडिटेरेनियन से। आंसर राइटिंग में आपने मेडिटेरेनियन किया, तो ये यहाँ मेडिटेरेनियन से आप गए, यहाँ पर डार्डेनल से गए सी ऑफ मारामारा, बॉस्पोरस से ब्लैक सी, ब्लैक सी से आप कर्च स्ट्रेट में जाते हो और आते हो सी ऑफ अजोव में। अजोव इधर एजियन सी एंड ऑल है, अजोव मेडिटेरेनियन में एजियन सी है या अजोव है। और फिर ये आ जाता है रशिया, और ये जो चीज है ये है क्रीमियन पेनिनसुला, जो रशिया ने 2014 को एनेक्स किया था। ये जो पूरा एरिया है ये रशिया अपना बैकयार्ड मानता है। तो ये कर्च स्ट्रेट का नाम याद रखना है, बॉस्पोरस, सी ऑफ मारामारा, डार्डेनल्स, ओके, एंड दिस इज सी ऑफ अजोव। बाकी इसके जो यहाँ के कंट्रीज हैं, बेसिन कंट्रीज हैं, इनके नाम भी हमें पता होने चाहिए। जैसे इधर यूक्रेन है, इधर आपका आ गया दिस मोल्डोवा, दिस इज रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, टर्की, जॉर्जिया, और यहाँ पे रशिया। ये जो रिवर्स है ना, इसका भी अपन आगे देखेंगे। यूरोप का ऑल्दो अपन ने जो मैप है वो आंसर राइटिंग में कवर कर लिया था, और यहाँ की जो रिवर्स है वो भी हमें देखना है। जैसे डॉन रिवर है, नाइपर है, नाइस्टर है, डेन्यूब है। यूजुअली डी वाली ज्यादा रिवर्स इधर आ रही है ब्लैक सी में, सी दिस इज डेन्यूब। ऐसा रूल नहीं है, कॉमन है, बट नाइस्टर, दिस इज नाइपर, और दिस इज डॉन। तो ये जो पूरा है दिस इज ब्लैक सी। यहाँ सोची भी है, यहाँ ओलंपिक्स हुए थे, सोची ओलंपिक्स। ये कॉकेकस माउंटेन है, फिर ये जॉर्जिया आ जाता है, ओके। नीचे पॉन्टिक माउंटेन है, टर्की, फिर देन दिस इज ग्रीस, बाल्कन माउंटेन यहाँ आ जाएंगे, बाल्कन स्टेट बुल्गारिया, और ऊपर ये रशिया एंड यूक्रेन आ जाएगा, ओके। दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से एक बार और देखना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये फिर से न्यूज में, जैसे गिफ्ट सिटी अभी गुजरात देखा था, गिफ्ट सिटी भी अपन कवर करेंगे आगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक टेरिटरी विद इन अ कंट्री है जो फॉरेन टेरिटरी की तरह कंसिडर की जाती है जब टैक्सेशन की बात आती है। टेरिटरी विद इन अ कंट्री दैट इज टिपिकली ड्यूटी फ्री, डिफरेंट बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज है, ताकि एनकरेज किया जाए इन्वेस्टमेंट को और एम्प्लॉयमेंट को। मतलब इंडिया में टेरिटरी है बट यहाँ टैक्सेशन वगैरह इंटरनेशनल लेवल का लगेगा, तो बेटर एडमिनिस्टर हो पाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाए। तो दिस इज स्पेशल है, इकोनॉमिक है, जोन है। इकोनॉमिक इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है, इंटरनेशनल लॉज है, ओके। इंडिया में जो सेज है, एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांदला गुजरात में आया था। गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश सेज किए थे 2000 में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंफ्रा और ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस को दूर करने के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 में आया था, 2006 में ये बना। इंडिया में बहुत सारे इसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं और वो ऑपरेशनल भी हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेज का, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाओ,
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज पे हमें ज़्यादा फोकस होता है, एम्प्लॉयमेंट बनाओ, डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाओ। तो ये सेज हुआ। मेजर इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं इन्हें, जैसे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो गया, टैक्स नहीं लग रहा है, प्रोक्योरमेंट गुड्स एंड सर्विसेज में ईजी हो गया, ऑपरेशन मेंटेनेंस ईजी हो गया, एग्जेम्पशन मिल गया, इनकम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरेशन टैक्स, ऐसे वेरी करता रहता है, ये सारे उनको बेनिफिट है। तो दैट इज वाई इनको इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल रहा है और दैट इज वाई इनको कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब नेक्स्ट में अपन गिफ्ट सिटी देखेंगे, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कल्पना दत्ता ये अमृत महोत्सव सीरीज है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। कल्पना दत्ता, वैसे तो ये पूरी सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवॉल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर थी, इंस्पायर्ड बाय द मार्टरडम ऑफ खुदीराम बोस जी। अब रिवॉल्यूशनरी ग्रुप में बनी सूर्य सेन मास्टर दा, एक मूवी भी आई थी ना अभिषेक बच्चन की, सूर्य सेन मास्टर दा participated in the famous चिटागोंग आर्मरी रेड वेस्ट बंगाल में, उस टाइम के बंगाल, चिटागोंग आर्मरी रेड, और सेंटेंस टू लाइफ एज अ रिजल्ट। फर्स्ट एंड सेकंड अटैक यहाँ पे कोलकाता दिस। सो द पॉइंट इज, ये जो दौर था ना, ये दौर था रिवॉल्यूशनरी का, कि ऐसा लग रहा था गांधीयन फिलॉसफी से हमें बहुत टाइम लग रहा है, तुरंत सक्सेस नहीं मिल रही है। तो इस टाइम पे स्पेशली जो 1920s था, इस टाइम पे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी और एक्सट्रीमिस्ट जो थे फ्रीडम स्ट्रगल में, उनका एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा था। और ऐसे ही एक एक्ट था चिटागोंग आर्मरी रेड, कल्पना दत्ता इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। देन गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का ये तलिस्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें एथिक्स में भी काम आता है और इन जनरल जो अप्रोच डायरेक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब आप सर्विसेज एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करें। बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज, दिस इज नॉट अबाउट यू आर गोइंग टू बी किंग और रूलर, this is about you are going to become a servant. Okay, so this is Gandhiji's talisman, servant of people of India, civil servant, that is why इसको कहा जाता है civil servant. I will give you this, whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test. apply करो, आपको इसको एग्जाम में भी देखना, बहुत हेल्प मिलेगा। Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain anything by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself melting away. सिविल सर्विसेज में बहुत डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, एंड विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हर बुक एनसीईआरटी में ये लिखा रहता है। ओके, सो दिस इज दिस, ऑलराइट। सो टुडे वी कवर्ड गांधी जी मैसेज, कल्पना दत्ता, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ब्लैक सी, वीवीपैट, exoplanet, plate tectonic, coral. We talked about conquest, British, Indian Council Act, and certain facts of polity. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.